पिछले वीडियो में हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में देखा था। छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम से दो प्रकार की ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं, यकृत और अग्नाशय। इनके बारे में भी जाना। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में और हार्मोन के बारे में देख लिया। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छोटी आंत के अंदर उपस्थित ग्रंथियों, आंत ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में। तो छोटी आंत से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो निम्न हैं। जैसे पहला है पेप्टाइडेज, लाइपेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज और न्यूक्लियेज। ये क्या करते हैं, भोजन के अलग अलग रूपों को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे प्रोटीन को सबसे पहले तोड़ा जाता है अमाशय में, उसको पहली बार पेप्टोन में बदला जाता है, जो कि छोटा रूप होता है प्रोटीन का। अब जब पेप्टोन का अगर पीछे से अग्नाशय के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है तो ये पहुंच जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब पहुंच जाता है तो पेप्टाइडेज उसको क्या करता है, तोड़ देता है पूरी तरह से और बदल देता है एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन का जो अंतिम रूप से टूटना होता है वो होता है एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। तो सबसे अंतिम रूप जो प्रोटीन में टूटता है एमिनो अम्ल में, वो टूटता है छोटी आंत में। इसको तोड़ता कौन है, पेप्टाइडेज। ये ध्यान में रखना है। पेप्टाइडेज कहाँ स्रावित होता है, तो आंत ग्रंथियों से या छोटी आंत में। अगला है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, अब जो वसा का पाचन होना होता है ड्यूडेनम में वो तो हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ वसा अगर पहुंच जाए छोटी आंत में, छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में, तब यहाँ पे क्या करता है लाइपेज, उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। बचा हुआ भाग जब पहुँचेगा तब, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका। अब है इन्वर्टेज। अब जो हम लोग चीनी हम लोग खाते हैं या भोजन जो खाते हैं उसमें सुक्रोज भी पाया जाता है। ये सुक्रोज का पाचन जो होता है, यहाँ जो होना होता है जो बच जाते हैं वो छोटी आंत के अंदर पहुँचते हैं। और यहाँ पर इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को क्या करता है, तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये सबसे छोटा रूप होता है और इसके बाद इसको कोशिकाएं तोड़ती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये सबसे छोटा रूप होता है और इसी का फिर अवशोषण कर लिया जाता है रसांकुर या विलाई के द्वारा। इसके बाद है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को, ये भी एक स्टार्च का रूप होता है। ज लगा रहा है अंत में या स लगा रहा है तो समझ जाना है कि वो स्टार्च ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो माल्टोज भी है, इसको तोड़ने का काम करता है माल्टेज। इसको तोड़ता है दो अणु ग्लूकोज में, ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसके बाद इनका फिर टूटने के बाद इनको रसांकुर के द्वारा या विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है छोटी आंत में। इसके बाद है लैक्टोज। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को, ये भी एक स्टार्च का ही रूप है जो कि दूध के अंदर पाया जाता है। अब ये जो है लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ता है और इसको भी ग्लूकोज में पूरी तरह से तोड़ देता है। तो इस तरह से अंतिम रूप में ये टूट कर छोटी आंत में बनते हैं और इनका रसांकुर या विलाई के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और उसको अवशोषित करके रक्त में डाल दिया जाता है। रक्त इसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है या शरीर के किसी अन्य भागों तक, चाहे शरीर की मरम्मत करना हो या शरीर कोशिकाओं को बनाना हो या कटे पटे भाग की मरम्मत करना हो, इन सब का कार्य फिर करने का काम करता है रक्त। तो यहाँ से स्वांगीकरण की क्रिया भी होती है। लास्ट में न्यूक्लियेज। अब न्यूक्लिक एसिड जो भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, उनको तोड़कर न्यूक्लियोटाइड में बदलता है कौन, न्यूक्लियेज। तो ये सभी एंजाइम को ध्यान में रखना है कि छोटी आंत में ये सभी एंजाइम स्रावित होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं, पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और यहीं पर पाए जाने वाले जो विलाई रसांकुर होते हैं उन पोषक तत्वों को पूरी तरह से सोख कर अवशोषित कर उसको रक्त में डाल देते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है और फिर यहीं से स्वांगीकरण की क्रिया हो रही है। तो पूछता है सवाल कि भोजन का अवशोषण मनुष्यों में किस स्थान पे होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। किसके द्वारा होता है, तो विलाई के द्वारा होता है। भोजन का पूरी तरह से अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। भोजन का स्वांगीकरण की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो छोटी आंत से ही होती है। तो ये 3 चरण हैं जो यहाँ पे संपन्न होते हैं और इसके बाद भोज्य पदार्थों के अंदर कुछ भी नहीं बचता, वो अब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, बिल्कुल बेकार पदार्थ। इनका कहीं भी किसी भी तरह से उपयोग यहाँ पे अब नहीं है। तो इसको फिर कहाँ पहुँचा दिया जाता है, भोजन का यहाँ से पाचन टूटते ये पूरी तरह से पाचन होते ये पूरा तरह से पाचन हो गया। पाचन होने के बाद इसमें अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं और इस अवशिष्ट पदार्थ को धक्का देकर कहाँ पहुँचा दिया जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी इसका कुछ नहीं होता। तो अब हम लोग देखेंगे बड़ी आंत भी इसको ढकेल कर कहाँ लेके चल जाता है, इसको मलाशय में।
मलाशय में। तो छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन हो गया और अब अवशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं उसको आगे की ओर भेज दिया जाता है। अब देखते हैं बड़ी आंत। अब देखेंगे हम लोग इसको बड़ी आंत। जो छोटी आंत का अगला भाग है, जो छोटी आंत अंतिम रूप से खुलता है, अंतिम भाग इलियम का अंतिम भाग, वो खुलता है जाकर बड़ी आंत में। जो बड़ी आंत और छोटी आंत जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को सिकम कहा जाता है। वहाँ पे एक छिद्र होता है, उस छिद्र को सिकम कहते हैं। सिकम के जस्ट आगे होता है दाएं वाले भाग में, यहाँ पे राइट साइड में होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। इसके बारे में जान लें। अवशेषी अंग का वैसे अंग होते हैं जिनका हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वैसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाला एकमात्र अवशेषी अंग है वो है अपेंडिक्स। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें जो अवशिष्ट भोज्य पदार्थ इसके अंदर चले जाते हैं तो इसे बाहर नहीं आ पाते और ये सड़ने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जख्म का रूप ले लेता है ये अपेंडिक्स। और इसीलिए डॉक्टर जब ये हमको दर्द का एहसास करवाता है तो हमको डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं तो बोलता है डॉक्टर कि अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स पहले से ही रहता है, पर हम भोज्य पदार्थ जब इसमें चला जाता है, सड़ जाता है, तो ये जख्म हो जाता है, तब इसको कहते हैं कि जख्म हो गया, ना कि अपेंडिक्स हो गया है। तो जख्म हो जाता है। अगर ये फट जाए तो ये इंसान इससे मर भी सकता है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं बड़ी आंत के बारे में पूरी तरह से। बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत से चौड़ा होता है, लेकिन छोटी आंत से छोटा होता है। चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, लेकिन छोटी आंत से ये क्या होता है, कम लंबा होता है, छोटा होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई छोटी आंत से दुगना होती है। तो इसकी लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है, चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। तो उससे डबल चौड़ाई होती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। लंबाई से काफ़ी कम होती है, इसका ध्यान रखना है। कार्य क्या है इसका? कार्य होता है जल का पाचन करना। सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि जल का पाचन कहाँ होता है, तो जल के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों का पाचन जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। इसको एकदम ध्यान रखना है। बड़ी आंत को 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो ये वाला भाग पूरा लंबा है जो, और एक खोखला भाग है जो। तो लंबे वाले भाग को कोलन कहते हैं और अंतिम भाग को, इसके अंतिम भाग को मलाशय कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक कोलन और एक मलाशय। कोलन को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक है ऊपर की ओर जाता हुआ कोलन, एक है इस तरह से होता हुआ कोलन, और एक नीचे की ओर आता हुआ कोलन। ऊपर की ओर जो जा रहा है कोलन उसको ऊपरिगामी, इस तरह से जो बट गया है कोलन उसको अनुप्रस्थ कोलन कहेंगे, और नीचे की ओर जो आ रहा है कोलन उसको अधोगामी कोलन कहते हैं। और अधोगामी कोलन ही अगर खुलता है कहाँ? मलाशय में। मलाशय के अंदर अवशिष्ट भोज्य पदार्थ आकर जमा हो जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पे ये अवशिष्ट भोज्य पदार्थ भर जाता है तो मस्तिष्क को सूचना दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचर कॉल। और फिर इसको हम लोग गुद्दा, जो अंतिम छिद्र होता है गुद्दा, उसके द्वारा मल को क्या कर देते हैं, फिर बाहर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा पाचन का जो प्रक्रिया है इसी प्रकार से संपन्न होता है हमारे शरीर में। और ध्यान रखना ये बात कि हम लोग कोई ऐसे भोज्य पदार्थ ना खाएं जिसके कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए शाकाहार भोजन को खाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। अब ऑयली भोजन को कम खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से पाचन तंत्र जो है मनुष्यों में वो समाप्त होता है, और साथ ही साथ 10th का पहला चैप्टर प्रक्रम का पोषण जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अभी तक जो भी ये पूरा वीडियो नहीं देखे हैं वो शुरू से इसको रिवीजन करते हैं, ताकि ये चैप्टर आपको आसान हो जाए, सरलता से समझ में आए। इसको पूरी तरह से रिवीजन करें, बार बार करें, बार बार देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए और इसको अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएँ, लिख पाएँ, अपने बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए प्रयास करें, काफ़ी मेहनत करें। ध्यान रखें, आपको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, ताकि आपका जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके और बेहतर तरीके से इसका जवाब कहीं भी दे सके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक।